हाय गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि हमने पिछली बार पढ़ा था। हमने फिज़िकल एजुकेशन में जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग जिसको हम बोलते हैं, उन चिल्ड्रन के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अभी हमने कंप्लीट नहीं किया था हमारा टॉपिक, उसमें हमारे टॉपिक कुछ कुछ पेंडिंग रह गए थे, तो आज वो हम पूरे कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 में, जो कि लेसन नंबर 2 है हमारा। तो हम स्टार्ट करते हैं जिससे हमने छोड़ा था पिछले बार। तो हमने छोड़ा था यहाँ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर। ये हमने जो प्रीवियसली पढ़ा था वो था ये जो इन यूज़ ऑफ इंटॉक्सिसेंट एंड ड्रग्स, डिस्टरबेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये जो हमारा लास्ट टॉपिक थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर। पुअर केयर एट द राइट टाइम शुड प्रिवेंट मैनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम हैपनिंग नॉर्मल। अब इसका इस पॉइंट का क्लियरली मतलब है, इन इस जो पर्टिकुलर हम जो बोलेंगे, इसका क्लियर मतलब ये जा रहा है कि भैया जो कि स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनका क्या रहेगा, उनका मतलब स्टार्टिंग से केयर रखनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। अगर मान लीजिए उनका अगर शुरू में कुछ स्टार्टिंग में पता लग जाए, जैसे बचपन में उनका पता लग जाता है कि भैया ये चीज़ इफ़ेक्ट दे रही है उस चीज़ में, तो हम क्या करेंगे, अगर उनके प्रॉपर केयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर हम पुअर केयर रखते हैं उस चीज़ में, अगर हम अच्छी केयर नहीं रख पाते, तो कहीं ना कहीं वो डिसेबिलिटी, डिजीज़ या फिर कुछ बड़ी उसमें डिसऑर्डर में बदल जाती है, जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस टाइम। बट अगर हम उसकी हेल्थ अगर हेल्थ के टाइम अगर स्टार्टिंग से अप्रोच कर देंगे तो उनकी जो हेल्थ में है वो आगे आगे जाके बहुत ज़्यादा फर्क होगा। नॉर्मली लैक ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड facilities during pregnancy and lack of proper nutrition cause disability in children since birth. In some emergency cases, the surgeon and expert doctor in medical sciences have been successfully prevent the physical and mental disability at the time. तो देखिए, इसका मतलब यही है कि अगर स्टार्टिंग में अगर पता लग जाए हमें, अगर कुछ एबनॉर्मल है या फिर कुछ डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर है, तो डॉक्टर स्टार्टिंग में मेडिकेशन के थ्रू या फिर आपको कोई एक्सरसाइज या फिर आपको ऐसा कुछ बता के वो चीज़ ठीक कर सकते हैं, या फिर विद सर्जरीज भी हो सकता है। वो अगर बचपन में पता लग जाए कि मतलब कोई हड्डी गलत वो हो रही है या फिर कुछ एडिशनल डेवलप हो गया पार्ट, जैसे मान लीजिए कईयों के एक थंब जो है एक्स्ट्रा भी होता है, कईयों के एक फिंगर, कईयों के ऐसे एबनॉर्मलिटीज होती हैं, तो हमें वो पहले पता लग जाए तो डॉक्टर ऑपरेशन से भी ठीक करवा देते हैं। तो यही पॉइंट का मतलब, वो हम आगे चलेंगे इसमें। न्यूक्लियर एक्सीडेंट, तो भाई ये वाला जो चीज़ है ये बहुत, जैसे कि हमने सुन रखा है प्रीवियसली, जापान में जो न्यूक्लियर वॉर हुई थी, जो बम गिराया गया था, उसकी वजह से अभी तक वहाँ पे मतलब जो बच्चे हैं वो उसका शिकार होते हैं, उसके डिजीज़ डिसऑर्डर की वजह से। उसमें जो केमिकली जो उसमें गैसियस वो होती हैं, वो बहुत बड़ा इफेक्ट करती हैं उस चीज़ में, तो उस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके बाद इन 1979 एंड 1986 इन अमेरिका एंड यूक्रेन मैनी पीपल suffered due to the nuclear accident in 1945 during World War II। जापान, ये जो जापान था, इसने बम्बार्ड किया था बाय द यूएस, जो उनके थे न्यूक्लियर बॉम्ब। इन दिस काइंड ऑफ अटैक देयर इज अ ह्यूज इल इफेक्ट ड्यू टू द केमिकल रेडिएशन की वजह से उसमें इफेक्ट होता है इन्वॉल्व फ्रॉम दीज बॉम्ब टिल रिसेंट टाइम दी चिल्ड्रन बॉर्न विद सच इफेक्टेड। तो ये मतलब वही हुआ, इन चीज़ों से मतलब इफेक्ट आप में जो आपका डीएनए फॉर्मेशन है, डीएनए फॉर्मेशन में आपकी प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हेल्थ में, वो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ये हम इस पॉइंट में यही जानते हैं इसके बारे में। तो प्लेस इफेक्टेड डाउन सिंड्रोम, ये हमने प्रीवियसली भी बीमारी पढ़ी थी डाउन सिंड्रोम की, क्या चीज़ है क्या नहीं होती है। सच एज सच प्लेस द चिल्ड्रन बॉर्न विद देयर मॉम एंड सच फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी। टॉक्सिक मटेरियल, देखिए अब ये तो चीज़ हो गई। अब ये चीज़ कंपनीज जो कंपनीज का वेस्ट होती है, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, उनमें जो वेस्ट आता है हमें, वो चीज़ ये चीज़ में आ जाती है कन्वर्ट होकर, और ये पानी में मिलके हमारे शरीर के अंदर केमिकल, हार्मफुल केमिकल जाके वो इफ़ेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। हमारे जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है, या फिर मान लीजिए कोई अगर इसको कोई वुमेन पी रही है और उसका वो प्रेग्नेंट है, तो उससे इफ़ेक्ट भी पड़ता है बच्चे की तरफ, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है केमिकल जो है। पेस्टिसाइड जो हैं, वो जो हम खाद खुद यूज़ करते हैं, या इंसेक्टिसाइड ये भी जो हम यूज़ करते हैं,
उनसे भी बहुत ज़्यादा, अगर आप मानेंगे कि आप उसकी मतलब एक गोडाउन होता है, उसमें भी आप अगर उसको स्टोर करके रखेंगे तो उसमें आप देखेंगे अगर आप बहुत दिन तक उसको बंद करके रखते हैं तो उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से गैसियस स्टेट बनती है जो कि बहुत बुरी होती है हेल्थ के लिए। तो इस टाइप की जो है इसलिए हम ये यूज़ करते हैं टॉक्सिक मटेरियल का। वेरियस प्रोडक्ट हैव बीन लीड विच हैव सीरियस इल इफेक्ट ऑन दिस पर्सनस हेल्थ। टॉक्सिक मटेरियल पेस्टिसाइड आर यूज कॉज डिसेबिलिटी न्यूबॉर्न। ये न्यूबॉर्न जो है, जैसे हम यूज टू हो जाते हैं, हम स्टार्टिंग में हम जैसे मैं बोल रहा था ना कोऑर्डिनेशन हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं, हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लाते हैं शरीर में अपने स्टार्टिंग से। और बचपन में क्या रहता है, इतना इम्यून स्ट्रांग नहीं रहता है और क्या रहता है कि हमें पता नहीं होता है कौन सी केमिकल क्या है, वो शरीर के अंदर जाती है, उसे लड़ नहीं पाता। धीरे धीरे वो स्ट्रांग होता है जब पता लगते रहता है, बट एकदम से वो चीज़ उस बच्चे के अगर इम्यून सिस्टम को हीट कर दे तो उसको पता नहीं लग पाएगा और वो फेल हो जाएगा उस टाइम, तो वो कहीं ना कहीं कारण बन जाएगा डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी का। ये चीज़ इसमें इफेक्ट करती है। दैट्स वाई द फ्यू टॉक्सिक मटेरियल आर हार्मफुल टू ह्यूमन ब्रेन। ये जो है हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। तो ये इसका मतलब यही रहा। टाइप ऑफ डिसऑर्डर, कॉज एंड नेचर ऑफ ADHD, ये अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर क्या होते हैं और कॉज एंड नेचर क्या होते हैं इनके। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि हमने पढ़ा था स्ट्रेस डिसऑर्डर या हाइपरटेंशन डिसऑर्डर, तो उस टाइप के डिसऑर्डर व्हेन अ पर्सन इज अफ्रेड ऑफ स्पेसिफिक रीजन और फील टेंस देन दैट पर्सन इज इफेक्टेड बाय एंग्जाइटी डिसऑर्डर। मतलब आप कभी किसी चीज़ से टेंशन ले लें या फिर आपसे कुछ चीज़ हो नहीं रही हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो, जैसे कि मैंने पिछली बार भी एग्जांपल लिया था इस चीज़ का कि अगर कोई डार्क रूम है उसके अंदर जाने से आप डरते हो, तो अगर आप उसके अंदर, अब मान लीजिए आप किसी डार्क रूम के अंदर बैठे हैं और वहाँ पे एकदम से सडनली पूरा लाइट चल जाए, सब कुछ हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं आपके फियर को की करेगा और वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट होगा। ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं चीज़ें, ये एकदम से नहीं होती। एकदम से वो चीज़, अब आप एकदम से अगर उस चीज़ के अंदर अंधेरा हो गया तो आपको एकदम से मतलब आपको चक्कर भी आ सकता है या फिर आपको पैनिक अटैक भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ें इतनी सीरियस होती हैं इस चीज़ में। तो एंग्जाइटी इन दिस द पर्सन सीम्स टू विजुअलाइजिंग फियर इन वेरियस फॉर्म। देखिए ये चीज़ है जो विजुअलाइज करता है, और फिर अब जैसे वो अगर डार्क रूम में जा रहा होगा और उसको डर लगता है उस चीज़ से, तो पहले सोचने लग जाएगा अगर मेरे साथ ये हो गया, अगर वहाँ पे ये हुआ तो क्या हो जाएगा। वैसे होता कुछ नहीं है, बट वो सोच लेता है, इमेजिन करने लगता है, तो वो एंग्जाइटी कहीं कहीं फियर में, वो पैनिक अटैक में बदलती ही है। तो ये जो है टू टाइप में डिवाइड होता है, ये जो हमारा एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। तो ये है डिप्रेस्ड, एक होता है डिप्रेस्ड और एक होता है साइको ऑस्मोटिक ऑस्मेटिक। तो ये हम डिप्रेस्ड के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ए मेंटल स्टेट वेयर सिम्टम लाइक सैडनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ ओवरवेट, डिसअपॉइंट एंड नेगेटिव व्यू अबाउट द पर्सन। अब देखिए इसका मतलब यही है कि आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। आप देखो होगा कई करिकुलम एक्टिविटीज़ में जो डिप्रेस पर्सन होता है वो जरा पार्ट नहीं लेगा, वो अकेले में रहेगा, बिल्कुल अकेला रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं फियर होता है किस चीज़ का, या फिर वो सोचता है कि मैं ना कर पाया या फिर ऐसा हो जाए। उसका इंटरेस्ट भी किस चीज़ में नहीं होगा, उसकी खुशी भी नहीं होगी, उसकी खुशी उस चीज़ में होगी कि भैया मैं अकेला रह के ही। तो ये सारे जो है एंग्जाइटी के पार्ट होते हैं, जो सब पार्ट होते हैं जिसमें शुरू होता है। अब ये पॉइंट अगला हम पढ़ेंगे इसका, ये इन दिस डिसऑर्डर सिम्टम फिजिकल बट देयर आर बायोलॉजिकल कॉज डजंट अराइजेज। फॉर एग्जाम्पल इफ ए पर्सन कंप्लेन पेन एब्डोमिनल बट इट इन रियलिटी और मेडिकल टेस्ट चेकअप इट्स एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इन। हाँ, अब ये देखिए, अब ये वाले फियर वाले क्या होंगे, इनको पहले डर लगता रहेगा। जैसे कहीं होते हैं ना कि हाँ कि मैं पहले सोच लेते हैं कि भैया मेरे को अगर बैक में दर्द है तो मेरे को शायद स्पाइनल कॉर्ड में मेरे दर्द हो गई या फिर कुछ हो गया है, ऐसे वहम करते हैं हम लोग। ये उस टाइप के कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि ये जो बीमारी होती नहीं है उसके बारे में फियर लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो एंग्जाइटी उस चीज़ के बारे में लेना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे को वो फियर ही मेरे को वो चीज़ है ही नहीं, बट मेरे को पेन हो रही है तो मेरे को हो सकती है वो। तो इस टाइप में मान के चलेंगे। तो ये टाइप के पर्सन जो एक ब्रेन से रिलेटेड आते हैं, ये वाले एक फिजिकल मतलब अपीयरेंस, आपको इनकी फिजिकल अपीयरेंस से पता लग जाएगी, बट ये इंटरनल होंगे, इनका आपको पता नहीं लगा पाएगा। बट मेडिकल टेस्ट और इन सब टेस्ट के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ जी इनको ये प्रॉब्लम थी। आगे चलेंगे अब हम डिसोसिएट डिसऑर्डर। तो ये डिसोसिएट ऑर्डर पढ़ेंगे। इन दिस डिसऑर्डर व्हेन ए पर्सन मीट एन एक्सीडेंट एंड लॉसेस मेमोरी ऑफ हिज पास्ट एंड द पीपल द पर्सन लूज हिज और आइडेंटिटी। तो ये मतलब हो गया कि मतलब जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और हमारे ब्रेन में कोई सीरियस इंजरी आ गई और वो चीज़ हमें मतलब मेमोरी लॉस की तरफ ले गई, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसे हम एक उसकी उसको बोल देते हैं। तो उसमें क्या रहता है, आपके हो सकता है आपको थोड़े टाइम के बाद आप जब चीज़ें आपको दिखने लगें, आपको घर जाएं आपको चीज़ें दिखने लगें,
तो आपको वो याद भी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अब आप बाइक बहुत पसंद है आपको, आपकी किसी वे में आपकी एक्सीडेंट हो गया और आप किसी वे से मेमोरी लॉस हो गया आपके ब्रेन की इंजरी की वजह से, अगर आप वो बाइक, अगर सबसे अच्छी चीज़ आपको सामने रखी मिलेगी तो हो सकता है आप वो मेमोरी वापस भी आ जाए, बट सम टाइम इट टेक टाइम कि आपको वो चीज़ धीरे धीरे महसूस हो, धीरे धीरे चेंज हो। तो ये बात होती है उस चीज़ में। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर, तो अगला ये है, इट इज़ वन ऑफ द सीरियस टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच अराइजेस फ्रॉम बिहेवियर साइकोसोमेटिक एंड scripted thought. Neurotic disorder make a person running away from reality. The person normally tends to remain in an imaginary world. इफेक्ट ऑफ द पर्सन विजुअलाइजिंग थिंग आर नॉट हियर। अब देखिए कई बार आपने देखा होगा फेरी टेल वाला भी फियर होता है, कईयों को ऐसा कईयों को ऐसा लगता है भैया जो अवतार मूवी आई है वो भी रियल है, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड है। तो वो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर, वो ऐसा नहीं है कि मजाक में अगर वो चलो ले रहे हैं तो ठीक है, बट कहीं कहीं इस मामले के लिए सीरियस होंगे बहुत ज़्यादा। डिसऑर्डर मतलब ये होगा कि उनको लगता होगा कि हाँ जी कहीं ना कहीं भाई एलियन एग्जिस्ट करते हैं, और वो डिसऑर्डर वो तो उनके मेंटल एंग्जाइटी एक टाइप की बन जाएगी, और वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगा इस वाले, ये वाला सिर्फ पार्ट है स्ट्रेस के, जो कि एंग्जाइटी का पार्ट है, एंग्जाइटी का पार्ट है। तो ये उस टाइप के पार्ट हैं, तब इनको बोल रहे हैं हम। ये वाला डिसऑर्डर में आपको विजुलाइज होगा कि जो चीज़ है ही नहीं बट आपको लगेगा वो चीज़ रियल है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया था भाई, अवतार मूवी आई है, कहीं ना कहीं वो हमें लगेगा कहीं ना कहीं वो सच में रियल वर्ल्ड है, बट वो वीएफएक्स से बनाया गया है पूरा पूरा, वो कहीं भी वर्ल्ड नहीं है रियल। बट उन लोगों के सामने आप बोलोगे तो वो इस चीज़ को हाइपर में ले लेंगे, और वो गुस्सा भी हो सकते हैं इस चीज़ से, या वो आपसे बात नहीं करेंगे कभी भी। तो ये चीज़ें टाइप के डिसऑर्डर, इंडिविजुअल डिसऑर्डर अगर हम आगे पढ़ेंगे, इन दिस डिसऑर्डर सम चिल्ड्रन आर rather very insecure and afraid or very aggressive. They are three category. First category have symptom of weird and behavior, stress and worry without reason. Some come in second category, dramatic emotional abnormal behavior refer to third category. तो ये जो हैं इंडिविजुअल डिसऑर्डर, ये थ्री कैटेगरी में डिवाइड हैं। जो है पहली कैटेगरी है आपकी, वो है ये वाली। और ये वाले जो लोग होते हैं वो मतलब एक टाइप में मतलब बड़े एग्रेसिव टाइप के होंगे, या फिर मतलब वो जो मतलब फियर रखते हैं, एफ्रेड, मतलब वो कुछ करने से डरेंगे, वो वाले। मतलब ये जो मतलब ये वाले लोग होते हैं वो ना वेरी मतलब, जैसे मान लीजिए आपने उनको गलत साबित कर दिया कुछ, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर मान लीजिए वो कुछ काम कर रहे होंगे, उनको पता है, वो आपको पता है उनसे वो काम नहीं होगा, बट आप उनको अगर बोलेंगे कि आपसे ये काम नहीं होने वाला, तो उस चीज़ को वो माइंड के ऊपर ले लेंगे, और वो चीज़ उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम बन जाएगी, और वो चीज़ वो नहीं सह पाएंगे। तो वो चीज़ में आपसे उनकी लड़ाई हो सकती है। और जो सेकंड टाइप के उनमें होते हैं, वो इमोशनल होते हैं एंड एबनॉर्मल होते हैं बिहेवियर में। अब इमोशनल मतलब वो ज़्यादा ऐसा नहीं कि हाँ भाई वो सीरियल की तरह कि हाँ भाई हर जरा सा लग गई तो भाई रोने स्टार्ट कर देंगे, ऐसे नहीं। बट इमोशनल मतलब इस वे में कि आप उनको हल्का सा भी कुछ बोल देंगे, या फिर उनकी कुछ फीलिंग हर्ट कर देंगे, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी, और वो बहुत देर तक रोएंगे। तो ये टाइप के भी डिसऑर्डर होते हैं हमारे। अब ये मत सोच लेना कि हम क्लास में किसी को कुछ बोलते हैं वो रोता रहता है तो उसको भी डिसऑर्डर है। कॉज ऑफ डिसऑर्डर की क्यों होते हैं ये, जेनेटिक रीज़न। अब जेनेटिक मैंने स्टार्टिंग से बोलना है, जेनेटिक मतलब जीन, जो कि मतलब एक पेरेंट से ट्रांसफ़र होती है। अगर मान लीजिए आपके किसी परिवार में या फिर आपके परदादा को कोई जीन डिसऑर्डर था, वो जीन मतलब आगे आगे ट्रैवल करता है, वो कहीं ना कहीं आप में भी हिट करेगा, वो चीज़ उस पर्सन में हिट करती है, तो वो चीज़ बनता है जेनेटिक डिसऑर्डर। इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिसऑर्डर, देयर इज ए probability that the children of born infected with that disorder। तो ये चीज़ हो गई क्लियर, उसके चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। ये चीज़ स्लिम एंड वीक फिजिक, ये भी टाइप का एक होता है। अब फिजिक में भी कई टाइप के हमने पढ़ा होता है, जो अपने हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो क्या ऐसा कर। तो ये हमने जो पढ़े थे पॉइंट, ये स्लिम एंड वीक पर्सन टेंड्स टू बी अफेक्टेड बाय डिसोसिएट मेंटल स्ट्रेस एंड इंडिविजुअल डिसऑर्डर। फिजिकल चेंज, adolescence, young age, old age, pregnancy effect are caused by many type of disorder। तो ये होता है, ये जो चीज़ होती है adolescence, ये 14 से लेके 18 के उसमें आती है पीरियड में। इसमें हमारे बॉडी में कई चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से मतलब ये डिसऑर्डर तो नहीं हो सकता, मतलब डिसऑर्डर उस वे में हो सकता है कि इस एज में कोई किक कर जाए आपके अंदर, मतलब कोई डिसऑर्डर या फिर होना हो, या पुराना चल रहा हो, या फिर डिसेबिलिटी वो हो सकता है इसमें। बट इसमें क्या रहता है, बॉडी चेंजेस बहुत ज़्यादा आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी लेवल की बनता है।
कहीं फीमेल्स में अलग चेंजेस आते हैं, मेल्स में अलग चेंजेस आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। अगर आप ढंग की गाइड, अब ऐसा भी रहता है, आप किसी टीचर, आप फीमेल टीचर को पूछ सकती हैं, मेल टीचर को पूछ सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आपकी बेशक हेल्प करेंगे। बट अगर आप वो मन के अंदर रखते हैं, आप डॉक्टर के पास कंसल्ट नहीं करते हैं, आप टीचर्स के साथ कंसल्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट निकलता है वो आपका स्ट्रेस को किक इन करने में, और स्ट्रेस जो है कन्वर्ट होता है एंग्जाइटी में। तो वो चीज़ें सारी इसके अंदर, कंजप्शन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, तो भैया ये चीज़ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी डिसऑर्डर और जो आपकी एबिलिटी ख़त्म करने को। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट मत लेना, इसको लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लाइफ ख़राब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल कॉजेज मैनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर, ये भैया एक बीमारी का घर पैदा करता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बीमार रहने के मजबूर कर देता है, और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे एक बार आप इस चीज़ के, एक चीज़ का हैबिचुअल हो गए तो। साइकोलॉजिकल रीजन, तो भैया मेंटल स्टेट में भी होता है, स्ट्रेस इन म्यूचुअल रिलेशनशिप, सडन डेथ ऑफ एनी बिलव्ड, फाइनेंशियल लॉस, बैड मैरिज, डिवोर्स, फेलियर इन लव, ईटीसी एनहांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो एक मतलब ये देखिए, अब रिलायंस में ये स्ट्रेस इन म्यूचुअल, अब देखिए, अब एक मैरिड लाइफ है, उसके अंदर भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें भी ये जो है साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं बनता है, और वो स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को किक इन करता है। तो ये भी चीज़ है कि सडन डेथ अगर आपकी किसी रिश्तेदार की, या फिर जो आपको बहुत पसंद था, इनफैक्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कहीं कहीं बार डॉगीज़ की भी डेथ हो जाए तब भी वो स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमारे ये चीज, हमारा डॉगी था, हमें बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो वो भी टाइप का बिलव्ड वन का जाना भी बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है और स्ट्रेस को कहीं ना कहीं किक इन करता है। बैड मैरिज आपने देख ली, डिवोर्स आपने देख लिया, ये फेलियर इन लव, तो भैया ये वाला चीज़ है जो आजकल का आशिक उशिक कर रहे हैं, तो वो चीज़, ये चीज़ मतलब लाइफ को एंड करने वाली ही नहीं, इसमें स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। अब कहीं पे होता है कि हम क्या सोचते हैं, वो साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि हम जिसको लाइक करते हैं वो वापस हमें वो करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ समझने वाली ये है कि आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ नहीं ले सकते, आपको वो चीज़ पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, या फिर आपको बहुत दिखाना पड़ता है कि वो चीज़, हाँ जी भैया मैं आपके काबिल हूँ। अब पेरेंट्स भी आपको ऐसे बिना सोचे समझे बाइक नहीं ले देंगे, लो जी बाइक ले दें, आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे, गाड़ी लेने के लिए भी आपको मार्क्स, अगर आपको अपने दम पे लेनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ के कमाना पड़ेगा पैसा, और वो जाएगा गाड़ी लेने में, या घर लेने में, बेटर लाइफ लेने में। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, और वो आपको करना ही पड़ता है। तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे। टाइप ऑफ डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर के टाइप पढ़ेंगे अब, अटेंशन डिफ्लेक्ट हाइपर, तो ये भी एक है, मतलब एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो ये शायद ये फुल फॉर्म है इसकी, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा डिसऑर्डर होता है। इट इज़ बिहेवियरल डिसऑर्डर विच कैन बी अकर इन चिल्ड्रन और एंड एडल्ट, बट देयर आर मोर चांसेस इन अकरेंस इन चिल्ड्रन। In this disorder, the children have difference in part of their brains that control activities and attention. It is a medical condition in which the person could not control their anxiety and become hyperactive. In other words, HD, ADHD means that one who could not concentrate on and focus on a particular thing, according to consumption. According to 40 and 4% and 12% children are affected by this order. Disorder found in boy compared to girl. Symptom in radio, they could not sorry, they could not परफॉर्म डेली लाइफ एक्टिविटी। अब ये चीज़ का मतलब ये नहीं है कि वो डेली लाइफ एक्टिविटी करवाना पाएगा, वो बहुत ज़्यादा ना, जो हमारा ये पार्ट है हाइपर एक्टिव, और ये वाला मेडिकल कंडीशन, एंग्जाइटी वाला पार्ट आया था यहाँ पे। तो हाँ, इससे स्टार्ट करते हैं हम। तो ये एक मतलब हाइपर एक्टिव, मतलब वो होता है स्टेज जब मान लीजिए कि मतलब हाइपर एंगर में भी हो जाएगा, एग्रेशन में भी आ जाएगा, और वो एंग्जाइटी में भी इसको कहीं ना कहीं किक इन करेगा। अगर मान लीजिए उसका कुछ काम है वो नहीं कर पा रहा है, और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और ये जाए, तो इस टाइप के लोग इस टाइप डिसऑर्डर में जो आते हैं, वो होगा कि मतलब कहीं ना कहीं वो किक इन करता है, कहीं ना कहीं वो इनको चिल्ड्रन को इस स्टेज में ज़्यादा होता है। यहाँ पे एडल्ट भी लिख रखा है, एडल्ट को मतलब रेयरली हो सकता है, बट चिल्ड्रन में मैक्स टू मैक्स ये चीज़ होती है, अगर वो चीज़ हम ना नोटिस करें, अगर हम ना फोकस करें। अब देखिए बच्चा कभी कभी कुछ खेल रहा होता है, मैं बोलूँ अगर कुछ वो सॉल्विंग वाली एक्टिविटी कर रहा है, अगर वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हो तो इरिटेट हो जाता है, वो ही चीज़ कहीं ना कहीं किक इन करती है। तो पेरेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और ये स्पेशल वर्क है जो हम ये करते हैं, जो ये जॉब करते हैं ये लोग, ये बहुत ज़्यादा हाइप इसमें एक्टिव होते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, और हम उसको नोट डाउन करें, उसकी एक्टिविटी नोट डाउन करें, और उसको समझाएं और उसको सिखाएं। तो ये टाइप के लोग इस टाइप के लोग होते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें।
दे टेंड टू फॉरगॉट रूटीन वर्क। तो वो जो है अपना रूटीन वर्क भूल जाते हैं। और जैसे मान लीजिए उनको अगर बोला जाए स्कूल में कि आपको ड्रेसअप वेल ड्रेसअप होके आना है, तो वो कहीं ना कहीं वो जूते भूल जाएंगे और वो चप्पलों में चल जाएंगे। इस टाइप के भी वो भूलने की टाइप में होते हैं। दे इंक्लूड इन डे ड्रीमिंग। वो भैया जो सपने दिन में सपने देखने वाले नहीं होते, दिन में तारे हम बोलते थे एग्जाम्पल के तौर पर, क्लास में आपको बोला गया होगा दिन में तारे नहीं देखते। तो वो टाइप के लोग वो कहीं ना कहीं इस डिसऑर्डर से नहीं आ रहे, बट ये टाइप के लोग होते हैं कि अब वो कहीं ना कहीं अलग थिंकिंग में, जैसे अवतार की मूवी वर्ल्ड ही सोच रहे होंगे वो। दे गेट इजली डिस्ट्रैक्टेड। वो देखिए अब जैसे फोकस, मैंने आपको बोला था कि फ्रेंड जोन अगर बोलता है कि आप अल्कोहल या ड्रग यूज में करो, बट आप फोकस्ड हैं अपने, तो आप बिल्कुल भी मना कर देंगे उनको। आप बोलेंगे नहीं भैया मैंने तो अपनी लाइफ देखनी है, अपने पेरेंट्स देखने हैं, अपने फ्यूचर बनाना है। बट वो जो चीज़ होती है कहीं ना कहीं इसमें होते हैं, वो इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों में, कि मतलब अगर वो पढ़ भी रहे होंगे तब भी उनको आप एक हल्की साउंड भी करेंगे वहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साउंड कहीं हुए और कैसे हुई। तो दे आर वीक इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। देखिए अब माइंड डल हो, वैसा डल नहीं, मतलब अगर मान लो माइंड की डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो तो एक्टिविटीज भी ढंग से परफॉर्म नहीं हो सकती। दे डू नॉट टेक रेस्ट एंड यूजुअली रोम अराउंड। वो रेस्ट रूस्ट नहीं लेते, वो घूमते रहते हैं पूरा दिन घूमते रहेंगे। बट वो ये रीज़न नहीं है कि वो एक टाइप में वो है, वो मेंटली कहीं ना कहीं उनकी पूरी डेवलपमेंट नहीं होती थी, इस वजह से होते हैं। तो ये है, दे कुड नॉट हैव एनी कंट्रोल इन देयर इमोशन। वो इमोशनल कंट्रोल, ये आपको ऐसे ही क्लियर हो रहा है। दे लैक कंसंट्रेशन एंड वर्क केयरलेसली। अब उनके साथ इतना हमें रखना पड़ता है कि वो भाई कोई काम कर रहे हो, अगर आपने बोल दिया इलेक्ट्रिक प्लग लगा दो जाके, तो वो हो सकता है अभी आपको केयर इस चीज़ में रखनी पड़ती है कि हो सकता है कि आप वो प्लग लगाने के लिए बोला आपने, वो अपनी फिंगर ही डाल दें वहाँ पे, और वो चीज़ हिट कर सकती है इलेक्ट्रिक शॉक से। तो हमें ये चीज़ें भी केयर करने तो पड़ती हैं सारी, कि वो उनके साथ हम रहें, उनके साथ समझें कि कैसे कैसे एक्टिविटीज़ है और उनको कैसे काम करने ना दें। तो सिम्टम इन एडल्ट, दे रिमेन वरीड। वो टेंशन में रहेंगे हमेशा। दे रिमेन इम्पल्स, दे हैव inferiority कॉम्प्लेक्स, दे आर ऑलवेज डिसऑर्गन एंड इजली गेट इरिटेटेड। ये सेम पॉइंट है जैसे आपको वर्डिंग से ही पता लग रहा है इनकी कि हमें इनका समझने ज़्यादा। दे फाइंड डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग थिंग। ये भी आपको ऐसे मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर एंगर। एंगर तो आपको ऐसे पता लग रहा है। दे हैव प्रॉब्लम इन कंसंट्रेट। तो इस पर्टिकुलर इन पॉइंट का मतलब यही है कि वो कहीं ना कहीं अपने जो अपने इमोशनल हम बोलेंगे, इमोशनल पार्ट ऑफ मतलब जो ब्रेन का पार्ट है उसमें कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, और वो ऐसी हंसी हरकत करेंगे जो कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी इस चीज़ से। तो इमोशनल पार्ट ऑफ इमोशनल लोब, जैसे आप मेडिकल स्टडी करेंगे, आप मेडिकल बायोलॉजी वाला कोई दोस्त होगा आपका, वो उससे पूछेंगे आप जब, इसमें आपको फोकस इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आप ये चीज़ें सोच लग जाते हो तो आप पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट से भूल जाओगे आप। बट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ये, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपके ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। तो वो एक कैटेगरी होती है आपकी थिंकिंग वाली, एक कैटेगरी होती है आपकी इमेजिनेशन वाली। ऐसे भी टाइप की कैटेगरीज होती हैं जो ब्रेन के लोब होते हैं अलग अलग, उसमें पता लगता है हमें। तो वो चीज़ें हमारी, ये जो एक लोब होता है उनका वो फुली डेवलप नहीं हुआ होता है, फुली डेवलप नहीं हुआ होता है वो बिल्कुल बिल्कुल एक अनडेवलप होता है, आधा डेवलप हुआ होता है वो। तो जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आने उनके साथ स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेंसरी प्रोसेस डिसऑर्डर, तो एसपीडी, ये स्पेस पेट्रोल डेल्टा मत सोच लेना वो वाला, ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये सेंसरी आपकी मतलब एक बहुत, मतलब अब मान लो मैं अगर किसी को पिंच करूंगा तो अपना हाथ वो पीछे करेगा, उसके माइंड तक जाएगा। तो ये टाइप के सेंसरी, और आईज, नोज, ये सारी सेंसरी ऑर्गन्स में आ जाती हैं। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज़ difficulty difficulty in receiving or interrupting and responding to any information that is communicated through the sensor organ. In this type of disorder, the people are generally sensitive in to the things present in environment like touching, viewing, tasting and smelling. अब कहीं कहीं आपने देखा होगा कहीं कहीं को टेस्ट नहीं आता है, उनके टेस्ट बर्ड खराब होते हैं। वो टाइप के डिसऑर्डर इसमें आ जाते हैं। कहीं कहीं के स्किन में अगर उनको मतलब पिंच कर दिया जाए, या फिर उनको, मैं एग्जांपल दे रहा था स्टार्टिंग में आपको, अगर किसी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लेता है, लगता नहीं है, तो वो भगवान की देन नहीं है। उनमें कहीं ना कहीं डिसऑर्डर उनके शरीर में जो होना चाहिए नॉर्मली वो चीज़ नहीं है, जिसमें हम NaCl हम बोल देंगे, या फिर कुछ भी हम ऐसा बोल देंगे, नमक की प्रेजेंस कम होती है, सॉल्ट से आपको करंट लगता है। ये आप, मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा आपको, अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मल वॉइस इन डेली रूटीन कुड बी इवन डिस्टर्ब देम हैविली। द पर्सन मे स्क्रीम व्हेन दे टच और मैं वॉमिट। ये देखिए,
आपने कहीं देखा होगा जो कईयों को ऐसा होता है कि कहीं टच भी नहीं होते हैं किसी के साथ, उनको प्रॉब्लम होती है, वो सैनिटाइजर अपने पास रहते हैं, क्योंकि उनका एक व्यू बन जाता है कि हाँ ये चीज़ गंदी होती है, डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा मेरे को, मैं बीमार हो जाऊंगा। ये उस टाइप के होते हैं जो बैठने से पहले बेंच में उसको पसंद नहीं होगा, वो चीज़ अपनी ही लेके एक शीट लेके ट्रैवल करेंगे, पूरा सैनिटाइजर लेके ट्रैवल करेंगे। तो वो टाइप के डिसऑर्डर भी होते हैं इन टाइप में। तो फॉर एग्जाम्पल इफ ए पर्सन हाइड अंडर द टेबल आफ्टर लर्निंग साउंड एंड लीफ ब्लोअर आउटसाइड विंडो। तो देखिए ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि एक पर्सन पर्टिकुलरली अगर लीफ ब्लोअर की आवाज़ सुने, जो हम इसका एग्जांपल बदल के हम वो करेंगे, अगर वो कटर का यूज़ सुन लेगा, जो हम पेड़ काटने के लिए कटर यूज़ करते हैं, उसकी आवाज़ भी सुन लेगा, तो बेड के नीचे अपने छुप जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा होगा, फिर लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ आ गई, कि उसको समझ नहीं आ रहा होगा कुछ। तो ये इस टाइप के भी होते हैं। Sometimes person with the SPD even does not respond to around him, anything around him. तो कहीं कहीं बार ये इग्नोर ऐसे मारते हैं अपने, even a gentle touch skin in person, normally the disorder found in more in children, ये children में ज़्यादा होते हैं। However, in some cases the adult also tends to get affected by this disorder. Generally, the all activities such as reading a book or riding bicycle require accurate process of sensation, but due to the neurological traffic jam, the sensing lack of speed। ये देखिए, अब मैं आपको इधर तक का बता देता हूँ, मतलब अम, आ गया वो, ठीक है। तो ये चीज़, मतलब ये चीज़ ओवरऑल, ये पॉइंट आपको ये जो डिजीज़ है ये समझाने की ये कोशिश कर रहा है। इस टाइप के जो पर्टिकुलर पर्सन होते हैं वो थोड़े से मतलब चीज़ों को लेके ऑब्सेस होते हैं। जैसे मान लीजिए उनको डस्ट जरा पसंद नहीं होगी, या फिर उनको साउंड से उनकी स्किन में थोड़ी डिसऑर्डर होंगे, उनको कुछ पिंच भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि उनका पेन रिसेप्टर चले गए होंगे, उनके टेस्ट बर्ड होगा, उनका स्मेल कुछ नहीं आएगी। तो ऐसे टाइप के कईयों को कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं डिसऑर्डर में। तो इस टाइप के अगर सिम्टम ऑफ SPD, अगर हम इस ऑर्डर के सिम्टम करें, तो मेंटल बिहेवियर इसमें सबसे पहले आ जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है इन क्रिएटिव थिंग्स, लेस मसल ग्रोथ आ जाती है, मतलब उसमें मसल ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी, डिप्रेशन, डिफिकल्टी इन गेटिंग काम आफ्टर दी ओवरबर्स्ट, वो जल्दी शांत नहीं होंगे, वो अपने आप को ऐसा सोचेंगे कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। वो ये चाहे फियर ऑफ सडन टच, ये भी होता है इसमें कि आपको कोई कहीं से कुछ छू ना जाए, या फिर आपको कुछ काट ना जाए। सेंसिटिव इन स्मेल, इन बैलेंस, एग्रेसिव, डिस्प्यूट टू मस्कुलर सिस्टम, स्टे लोनली, ये भी उनमें रहता है कि वो अकेले रहते हैं। अगर आप इस टाइप के पर्सन से मिलते हैं, तो इनमें हमें स्पेशल ध्यान ये रखना पड़ता है कि हमें कुछ भी करके, मतलब उनकी, मतलब जो है उनके कंफर्ट जोन में ही रह के उनके से बात करनी पड़ती है। या फिर आप जब जाएंगे ऐसे डिसऑर्डर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें, उनके लिए देखा होगा आपको एक इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि डू नॉट टच द पेशेंट्स, और ऐसा करके लिखा होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा आप उनको टच करेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे जो उनको माइंड में उन हिट कर जाए, तो वो कुछ एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ उनको पसंद नहीं है, और वो चीज़ उनके सामने आ गई। तो ये चीज़ के इफेक्ट पड़ते हैं इसमें। तो हम आगे चलेंगे इसमें। ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, तो ये एक और डिसऑर्डर का वो आ गया जो टाइप होता है। इट इज़ अ डिसऑर्डर दैट इफेक्ट डेवलपमेंट एंड सोशल स्किल डेवलपमेंट। द पर्सन विद ASD डज नॉट इंटरेक्ट विद द अदर पीपल। इट स्टार्ट इन चाइल्डहुड, वो चाइल्डहुड में स्टार्ट होना स्टार्ट कर देता है, और ये वाले टाइप के पर्सन किसी और पर्सन से बात नहीं करते हैं ज़्यादा, एंड रिमेन लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे टाइम तक डिसऑर्डर रहता है। देर आर various forms of this disorder. Many different symptoms are found in children. In case country like USA, every child in 68 children, 68 children में एक ना एक मतलब ऐसा इस इस जो डिसऑर्डर होता है उससे कहीं ना कहीं वो सफ़र कर रहा होता है। तो ये इसका कहने का मतलब है। चिल्ड्रन इफेक्टेड फ्रॉम ASD, दिस डिसऑर्डर इज मोर प्रोफाउंड इन गर्ल, ये गर्ल्स में ज़्यादा इन कम्पेयर टू बॉयज़, ये गर्ल्स में ज़्यादा होता है, ये गर्ल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं इस चीज़ से। तो इट इज़ सिम्टम, इट्स इफ इट्स एन साइन इज आइडेंटिफाइड इन अर्ली स्टेज देन इट इज कैन बी ट्रीटेड। अगर इस सिम्टम को हम अर्ली स्टेज में पता कर लें कब ये सिम्टम हो रहा है अर्ली स्टेज में, तो ये क्योर हो सकता है। Treated normally. Normally, 14-year children are mostly affected by ASD, and ASD affected life of children three ways. तो ये तीन वे में इफेक्ट करता है। फर्स्ट इज सोशल इंटरेक्शन, वो सोशली बॉन्ड नहीं बना सकते, सोशली वो इंट्रोवर्ट टाइप के पीपल हम इनको कह लेंगे, वो एक्सट्रोवर्ट के नहीं होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना पीछे कि एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, मीजो मीजो वर्ड, ये वाले वर्ड पढ़े थे हमने, तो वो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होंगे।
तो वो सोशली, और सेकंड होंगे कि वो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़े, सेकंड इज कम्युनिकेशन स्किल एंड थर्ड इज बिहेवियर। कम्युनिकेशन स्किल मतलब बात करने का तरीका या फिर जो भी होगा उसमें वो थोड़े लैक करेंगे, तो वो चीज़ इफेक्ट कर देगी। और थर्ड होगा बिहेवियर, वो बिहेवियर अब नॉर्मल करेंगे एंड इंटरेस्ट। देखिए, बिहेवियर ऐसा नहीं कि वो आपसे बात करते करते जंप लगाने लग जाएंगे या फिर कुछ ऐसा होगा। वो होगा क्या, अब नॉर्मल बिहेवियर इससे करेंगे कि हो सकता है उनको आपके टी शर्ट में कुछ लगा हुआ पसंद आ जाए, तो वो उस चीज़ को निकालने की कोशिश करेगा, तो ये अब नॉर्मल रहेंगे। ऐसा नहीं होता है कि वो थोड़े, उनमें क्या रहता है कि मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा होता है चीज़ों को निकालने में, बट वो सोशली शो नहीं करते वो। तो ये चीज़ वही बता रहे हैं कि वो चीज़ ये, इट इज़ इन दिस डिसऑर्डर वी विल find different pattern in each affected children. Some children face difficulty in understanding, some have fear to attraction with others, and some have both. तो कईयों को ये चीज़ यही बोल रहा है कि कईयों को डिफ़िकल्टी होती है कि अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कईयों को इंटरेक्शन में, और कईयों को दोनों भी होती है। कईयों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उनको वो क्यों पढ़ा रहे हैं, या फिर कुछ चल के जा रहे हैं यहाँ से क्यों चल के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक माइंड में हिट कर देता है। वो ऐसा भी सोच सकते हैं वो नॉर्मल पर्सन की तरह। अब हम जस्ट सोचते हैं कि कूलर से पानी कैसे आ रहा है, तो हमें पता है पीछे से कोई पानी की आउटलेट लगी है, तब उसके अंदर स्टोर हो रहा है, और हम जब टैप खोल रहे हैं वहाँ से पानी आ रहा है। इन लोग को ऐसा सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो ये टाइप के भी इन लोग के लिए, इनके लिए भी गेम्स होती हैं, बट इनके लिए अलग अलग टाइप की गेम्स बनाई होती हैं। जैसे कि उनमें सिंपल सा हो कि इनमें से ये परफॉर्म करना है, बस ये हो गया। इन लोग के लिए भी गेम्स होती हैं जो हम इसीलिए इनके बारे में पढ़ रहे हैं। एंड सम हैव बोथ, दे अवॉइड आई कॉन्टैक्ट एंड सेंसिटिविटी इन टेस्ट। आई कांटेक्ट वो कभी नहीं करेंगे आपके साथ, क्योंकि उनको फियर होगा, आई कांटेक्ट हो गया तो वो हो सकता है बात करने आ जाए कोई पर्सन। इस टाइप के फियर भी होते हैं। सेंसिटिव टू टेस्ट, वो टेस्ट में पता नहीं लगा सेम सेम साउंड, वो साउंड में फ़र्क नहीं सोच पाएंगे आपका। सिम्टम ऑफ एएसडी, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, रेपिटेटिव बिहेवियर, डज नॉट एक्सप्रेस इमोशन, अवॉइड आई कांटेक्ट। तो ये इसके मोस्ट मतलब जो कॉमन जो सिम्टम है वो आ जाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सारा आपने डेफिनेशन लिखनी है, बस समझ लिया आप किस टाइप के लोग होते हैं, बट आपने पॉइंट जो होते हैं ना हमने वो प्रॉपर वे में लिखने होते हैं। टचिंग ऑब्जेक्ट रैपिडली, हाँ ये उसका पार्ट आ गया। डोंट मेक फ्रेंड, सेंसिटिव टू टेस्ट, स्मेल एंड साउंड, डिफिकल्टी इन स्पीच, नॉट इंटरेस्टेड इन सोशल एक्टिविटी, अवॉइड सोशल इंटरेक्शन, लैक ऑफ डेवलपमेंट, कॉज ऑफ एएसडी। जेनेटिक रीज़न, वैक्सीन, इसका जेनेटिक रीज़न भी है। कॉज ऑफ एएसडी का जेनेटिक मतलब आप देखिए ना, ये किस लिए भी हो सकता है आपको। ये हो सकता है वैक्सीन के दौर पर, जैसे कि हमें कोई वैक्सीन लग गई और वो इनप्रॉपर हो, हमें लगनी ना हो, हमें वो किसी वजह से लग गई, तो वो कहीं ना कहीं इसको हिट कर देगा। ओवरडोज ऑफ मेडिकेशन, अब भैया मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप पेन किलर ज़्यादा खाते हैं, या हम पेन किलर बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं पेन के, वो उनको ख़त्म कर देती है। बट वो सुन तो दो दो 2 घंटे के लिए आपको करेगा, बाकी तो आपको फिर नॉर्मल रहना ही पड़ेगा। तो एनवायरमेंटल रिलेटेड, माल न्यूट्रिशन, ये तो भैया न्यूट्रिशन आपके जो जब बच्चा वॉर्म में होता है तो उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिले तब भी ये सारी हो जाती हैं। फैमिली डिस्प्यूट, एनवायरनमेंट, अगर फैमिली अगर ठीक नहीं है, वहाँ पे लड़ाइयाँ ज़्यादा है, तब भी ये कहीं ना कहीं हिट कर जाता है। लैक ऑफ केयर एंड कंसर्न कंसर्न फ्रॉम अदर, तो लैक ऑफ केयर मतलब उसके पेरेंट्स परवाह नहीं कर रहे कि कहाँ बच्चा जा रहा है कहाँ नहीं है, बट वो उसको कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये डिसऑर्डर में किक इन करता है। या फिर वो कुछ बाहर जाके ऐसा खा ले जो उसको ना खाना चाहिए था, वो भी कहीं ना कहीं हिट कर देता है। वो कोई केमिकल चीज़ खा सकता है गिरा हुआ, अगर उसमें केयर ना हो, उसके पेरेंट्स को देखना रहो, तो ये भी चीज़ आ जाती है इसमें। तो ऑपरेशनल डिफरेंट ऑर्डर, तो ओडीडी के बारे में हम पढ़ेंगे अब। ऑपरेशनल डिफेंट डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर इन विच चिल्ड्रन, ये इसका दूसरा तीसरा पार्ट आ गया आई गेस। इन इज द डिसऑर्डर इन विच चिल्ड्रन टेंड टू बी एग्रेसिव, ऑब्सेस एंड confront it इट इज़ अ मेंटल स्टेट विच अकर ड्यूरिंग द एडोलसेंस। तो ये भैया ये चीज़ आ गई आपकी कि एडोलसेंस पीरियड में ये चलता है, जब आपकी 14 टू लेके 18 वाली स्टेज होती है, तो उस टाइम ये ज़्यादा हिट करता है। 18 वाली स्टेज में ज़्यादा हिट करता है, तो हम इसको 18 से 19 की स्टेज में ज़्यादा बोल देंगे। इस जो आपके डिसऑर्डर होता है उसको। So according to expert, children with ASD remains aggressive and cause a repeated unwanted thought. They become unnecessarily aggressive and stubborn. They remain uncooperative and inclusion concentration and argue and fight.
ये टाइप के ना ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। क्यों? क्योंकि वो अब जैसे मान लीजिए उनके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा होगा, तो वो क्या करेंगे, वो इस चीज़ को मेंटली कुछ ले लेंगे, स्ट्रेस में ले लेंगे, और वो कहीं ना कहीं उनका एंग्जाइटी ऑर्डर बढ़ा देगी, और वो ज़्यादा इन फाइट में इन्वॉल्व होने लग जाएंगे। जैसे कि आपने पर्टिकुलर देखा होगा, वो क्या करते हैं, अब अगर हम किसी फाइट में पड़ते हैं, अगर हमें पता है कि सामने वाला गलत है बट वो मान ही नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट में अवॉइड कर देते हैं कि चलो छोड़ो यार, क्या हमें तो समझ है, उनको नहीं है। तो वो ये वाले टाइप के आपसे कंटिन्यू लड़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं स्ट्रेस उनको इतनी किक इन कर देगी ये टाइप में कि वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये दे अंडर स्ट्रेस दे और फटीग, स्पेशली व्हेन दे आर अंडर, अगर वो थके होंगे और ये वो फटीक, उनका मसल वो होगा, दर्द होगा, उनको समझ नहीं आएगा कि मेरे मसल में पेन हो रहा है, वो एग्रेसिव हो जाएंगे इस चीज़ के लिए भी। तो ये दे ट्राई टू ब्लेम अदर फॉर देयर मिस्टेक, दे डू नॉट ओबे द रूल्स एंड डिसऑर्डर एंड मीटिंग। देखिए इसका मतलब यही है, अगर मान लीजिए वो ब्लेम कैसे करेंगे आपके ऊपर, वो ये टाइप के जो डिसऑर्डर होता है, ये क्या करता है कि आपको, जैसे आप कहीं पे बैठे हुए हैं, अगर आप कहीं उसमें गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से वो कुछ ऐसी करेंगे चीज़ और वो आपके ऊपर डाल देंगे, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि उसने किस चीज़ के लिए उसके ऊपर डाला है, जब तक वो आपको ब्लेम भी लगा चुका होगा इसमें। वो कहीं ना कहीं हिट करते हैं। स्पेशल हॉस्पिटल बने होते हैं इन लोग के लिए, डे केयर फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे इनको टेक केयर किया जाता है, साइंटिस्ट इनके ऊपर देखते हैं कि क्या वो होता है क्या नहीं होता है, ये सारा इंक्लूड होता है बस। Symptom of ODD, cognitive psychological behavioral includes in fighting, does not think before speaking, does not make friend easily, blame other, lack of concentration, lack of self-respect, over aggressive, normally depressed, irritational, work on their, always argumental on choice। ठीक है, ये आपको पॉइंट पढ़ के ही पता लग रहा होगा कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर उनका ठीक नहीं होता है फाइटिंग में, और वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है उनमें, मतलब उनके कहीं, अगर मैं बोलूँ उनको पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होगा या फिर कुछ काम करने में कंसंट्रेशन नहीं होगा, वो अपने ही वे में रहेंगे, वो अपने वे में लड़ाई करेंगे, तो वो अपने ही समझेंगे कि मैं ही किंग ऑफ द वर्ल्ड हूँ। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में आर्ग्यू भी कर लेंगे, अगर आप उनको बोलोगे ये चीज़ गलत कर रहे हो, तो वो उस चीज़ को एग्रेसिवनेस में ले लेगा अपने बहुत ज़्यादा। कॉज ऑफ ओडीडी, ये जो डिसऑर्डर होता है क्यों कॉज होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर क्या है इसके। चिल्ड्रन आर मोर सस्पेक्टेबल टू दी हैव ओडीडी इफ वन ऑफ देयर पेरेंट्स हैव हिस्ट्री ऑफ, ये दो अगर, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और ये दोनों का अगर पेरेंट्स के अंदर है, तो कहीं ना कहीं वो इस डिसऑर्डर से भी जेनेटिकली उनके अंदर ट्रैवल करेगा। इन एडिशनल इफ पेरेंट आर सफरिंग ऑफ डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर, ये हमने बात की थी, ये पर्सन अपने में ही रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता, इनको किसी से रिलेशन में मतलब नहीं होता, ये किसी के सोच नहीं सकते, कुछ नहीं, बिना सोचे समझे हर कुछ चीज़ कर देते हैं, तो ये भी बात है। और कंज्यूम अल्कोहल और पॉइजनस सब्सटेंसेस, तो इसमें पॉइजनस में आ गया, ड्रग्स वो लेते होंगे, तो इन चीज़ों से भी वो कहीं ना कहीं हिट करता है हेरिडिटी, और वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है आपके इमोशन को। चाइल्ड कैन गेट इफेक्टेड ओडीडी। फिजिकल फैक्टर क्या है इसके, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्रेन केमिकल कैन कॉज ओडीडी। तो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्रेन, जैसे वो बात होती है ना कि जिस टाइम वो हार्मोन चाहिए था हमने, वो हार्मोन सेक्रेट हो गया, तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो नहीं होता है, जो जैसे अल्कोहल ड्रग के यूज़ की वजह से था, तो कहीं ना कहीं हिट करता है इस चीज़ में, जो कि उनको न्यूरो ट्रांसमिटिंग, तो आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड कीप अस इन स्टेट ऑफ बैलेंस। तो ये चीज़ उनके जो है, ये चीज़ को कहीं ना कहीं इन प्रॉपर डेवलपमेंट देती है, उसको फेक ही प्रॉब्लम बताया जाएगा शरीर की, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं हिट इन करेगा इस चीज़ में। तो व्हेन देयर इज एन बैलेंस ऑफ ओडीडी में अक्कर, तो ये चीज़ यहाँ खत्म हो गई। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है इसके। चिल्ड्रन हु आर relationship with their parents, when parents ignore children, then children tend to have lack of social skill due to the mental stress children already has a chance to occur socially factor। तो ये चीज़ मतलब साइकोलॉजिकल यही है, अगर उनके पेरेंट्स उनमें केयर नहीं कर रहे, या फिर उनको इग्नोर मारते हैं, या फिर कुछ भी वो कहीं करते हैं, अगर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली एंग्जाइटी को किक इन करते हैं, और ये डिसऑर्डर उनमें बन जाता है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है। अब सोशली फैक्टर क्या रहता है कि पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फैमिली, लैक ऑफ डिसिप्लिन इन फैमिली, वायलेंट इंटेंस इन फैमिली, और आर फ्यू कॉज्ड ओडीडी। तो फैमिली में जब उनके इशू चल रहा होता है कोई, और वो सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से हिट करता है ये चीज़।
ऑब्सेसिव कंक्लूजन डिसऑर्डर, ओसीडी। ओसीडी भी है, ऑब्सेसिव कंक्लूसिव डिसऑर्डर भी है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। ओसीडी इज अ स्ट्रेस रिलेटेड एंड हेल्थ रिलेटेड इफेक्टेड disorder. It is a state of an individual which is stuck in cyclic obsession and compulsive. In this disorder, unwanted thoughts and disturbing things come to in mind of a person. A person may fear that everything he is he is touching has germs on it. The person think that he is obsessed and thoughts are अनरीजनेबल। तो इसमें ये बताना चाहिए, जो ये वाला डिजीज़ है, इसमें जो ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिजीज़ है, ये क्या होता है कि साइक्लिक मतलब साइक्लिक के प्रोसेस सेम ही में डिजीज़ में जो इंक्लूड होगा होता है, जो कि होता है मतलब उसको कोई टच भी नहीं होगा, उसको लगेगा भी ये भैया मैं अगर ये बेंच के साथ टच हो गया तो इसमें से मेरे को जर्म्स आएंगे और मेरे बॉडी के अंदर जाएंगे और मेरे को बीमार कर देंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाले और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होते हैं कि किसी चीज़, उनको कोई एक्सटर्नल चीज़ ना तंग करे या फिर वो इस चीज़ से हिट ना हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उस चीज़ में आ जाती है। तो हम आगे देखेंगे। सच पीपल थिंक दैट नो वन लाइक देम, इट इनसिक्योर सिम्टम। वो हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि मेरे साथ कोई मतलब लाइक नहीं करता, मेरे को पसंद नहीं करता, और वो इनसिक्योर फील करते हैं इस चीज़ से, और वो इस चीज़ में आ जाते हैं फिर बाद में कि मेरे को कोई नहीं चाहिए, मैं बस अपने में रहूँगा। तो वो इस चीज़ में अपनी डिसऑर्डर एक क्रिएट कर लेते हैं। तो सिम्टम क्या है इसके? कंक्लूजन हैबिट ऑफ रिमेनिंग हाइजीनिक। वो बहुत ज़्यादा हाइजीन, जैसे वो आप उनके साथ हैंडशेक तो दूर की बात है, आप उनको टच भी कर लेंगे, वो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो उस चीज़ में सैनिटाइजर, अगर वो कहीं का हाथ भी टच हो जाए तो सैनिटाइज करेंगे। उनके रूम में भी आप नहीं जा सकते, इतने होते हैं। रैपिडली और ऑर्गेनाइजिंग बेडशीट हाइजीन बेड एंड थिंग। वो रैपिडली मतलब वहाँ पे अगर एक दिन सोने के बाद भी वो अपनी बेडशीट चेंज करके धोएंगे और वो चीज़ बदलेंगे, वो टाइप के भी डिसऑर्डर होते हैं। तो ये कहीं कहीं ना कहीं मतलब चाइल्डहुड, ये स्टार्टिंग से ही बनना स्टार्ट होती हैं चीज़ें, जैसे उनको बहुत ज़्यादा बताई जाती हैं अगर उनको केयर ना मिले एक टाइप में। तो रैपिडली काउंट लाइट्स एंड अदर थिंग्स अनवांटेड एंड अननेसेसरी लेस ऑब्जेक्ट। तो वो जैसे मान लीजिए अब वो अनवांटेड थिंग्स करेंगे, जैसे कहीं पे अगर होल्स दिख रहे हैं उनको तो वो उनको काउंट करने लग जाएंगे, और जब तक वो उनको काउंट नहीं करते हैं तब तक वो हटेंगे नहीं। तो इस डिसऑर्डर में यही चीज़ होती है सारी। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे, हार्मफुल योर सेल्फ एंड लव्ड वन। तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं कहीं ना कहीं, ये बात लिखी हुई है इसमें। हेरिडिटी, पेरेंट्स से ओसीडी टेंड्स टू हैव द डिसऑर्डर। तो पेरेंट्स से हेरिडिटी से भी, ये जेनेटिक्स भैया ये तो बहुत कॉमन है। चिल्ड्रेन, तो ये पेरेंट्स से अपने मिल सकते हैं आपको। न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट क्या है इसके? टू न्यूरो डिस्ट्रीब्यूट ऑफ नर्व्स, लैक ऑफ तो ये मतलब न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट इसके क्या है कि आपका जैसे उनका टचिंग का सेंसरी ऑर्गन कोई उनका अगर डिफेक्टेड हो, ख़राब हो, तो उस चीज़ में भी उनको डिफेक्ट कर दे, तो उनको जब पता ही नहीं लग रहा है चीज़ों का, तो वो एक टाइप में एंग्जाइटी कन्वर्ट होगी, डिसऑर्डर कन्वर्ट होगा। तो कहीं ना कहीं वो हिट करेगा इस एलिमेंट को उनके। तो सेरोटोनिन केमिकल, लैक ऑफ बैलेंस और इन, तो ये चीज़ आपने ये एक पढ़ा होगा आपने, जैसे मान लीजिए हमें चलने फिरने के लिए आपके ईयर के पास एक लिक्विड टाइप का होता है, जिसमें आप उल्टे होंगे तो आपके दिमाग को अगर वो हम गोल गोल घूमने लगते हैं, हमें चक्कर डिजीनेस नहीं आ जाता कभी कभी, तो आपके जो आपके माइंड में होता है एक फ्लूइड होता है टाइप का, मतलब कान के आगे जाके, जो कि आपको बैलेंस रहने में हेल्प करता है। अगर वो हिल जाए तो आपको एक टाइप में डिजीनेस फील होता है, आपको मतलब बैलेंस करने में टाइम लगता है उसको। तो आप देखा होगा, अब गोल गोल घूमने के बाद एकदम से सीधा नहीं चल पाते, हम गिर जाते हैं, तो वो उस टाइम लिक्विड वो हिल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हिट करता है इस डिसऑर्डर में। एएसडी, एनवायरमेंट इन्फेक्शन एलिमेंट, इन्फेक्शन ड्यू टू दी एएसडी, एनवायरमेंट रिलेटेड स्ट्रेस फ्रॉम एनवायरमेंट, चेंज इन लाइफ स्टेज, मैरिज, पेरेंटहुड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाउसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये सारी आपने प्रॉब्लम पहले पढ़ी होंगी। तो ये कॉमनली हमारे पेरेंट्स से स्टार्ट होती है, हमारे घर से, होम से स्टार्ट होती है, उसकी वजह से भी डिसऑर्डर में कन्वर्जन होता है चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं हम ये भी चीज़ बोलते हैं उस चीज़ में कि हाँ भैया ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है कहीं ना कहीं उन पार्ट्स में। तो रोल्स ऑफ वेरियस प्रोफेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो एक देखिए, इन इन टाइप के बच्चों के लिए हमें एक मतलब प्रॉपर एक पर्सनल वे होता है, वेरियस प्रोफेशंस होते हैं जो इनको संभालते हैं, इनको करते हैं। अब जो सबसे पहले होते हैं वो काउंसलर टाइप के होते हैं, जो उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तब वो जाके प्रॉब्लम समझेंगे। अगर मान लीजिए उसकी किसी
बोन या बॉडी स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, जो उनकी बोन्स की एक्सरसाइज करवा के उनको अपने सही पोजीशन में लाएंगे। या फिर ऑपरेशन हुआ होता है कईयों का, उनका मतलब एक टाइप में होता है कि हड्डी अभी भी जुड़ी होती है, तो उनको एक्सरसाइज बताते हैं ताकि वो प्रॉपर वे में काम करे और प्रॉपर वे में उनकी हेल्थीनेस रहे। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर जो हमारा काम है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर, हम उनको अच्छे से परफॉर्म, उनको समझते हैं, उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, उनको उनके साथ मिक्सअप होते हैं, उनके साथ उनको ज़्यादा बेटर वे में समझा पाते हैं, उनके लिए गेम्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम जो है उनका मेन ब्रिज होते हैं। जो एक मैं बोल दूंगा स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में आ जाता है कि बच्चों को हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं इसमें इमेज में, हम उसको कुछ ना कुछ बोलने के लिए बोलेंगे, मजबूर करेंगे, जिसको सोशली भी उनको पता लगे, वो बोल पाएँ कुछ ना कुछ। जैसे हम उनको पहले स्टार्ट करेंगे वर्डिंग से, कि हम उसको कोई साउंड सुनाएंगे और उसको बोलेंगे इस साउंड की तरह वर्ड निकाल के दिखा, या फिर कोई एक वर्ड दे देंगे उसको जोर से पढ़ के दिखा। तो ये स्टार्ट होते हैं चिल्ड्रन थेरेपी में। तो अगला आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो हो गए जो मतलब सारों के इनके रिलेटेड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनसे कंसल्ट करके, जैसे आपके किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर वो आपको उसके फर्दर बताता है कि आप इस चीज़ में आप जाइए और इस चीज़ में आप कंसल्ट कीजिए, तब जाके आपको एक प्रॉपर वे में हेल्प मिलेगी। तो अगला है हमारा डिसेबिलिटी एक्टिविटीज़। हमने क्या करना है, हमने ये परफॉर्मेंस भी देखना है कि हमने कैसे बिहेवियर रखना है उन लोग के साथ, उन पर्टिकुलर स्टूडेंट जो डिसऑर्डर से जा रहे होते हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, हम ये भी सीखेंगे इसमें। और ये हमारा पूरा कवरअप करेगा उस टॉपिक को कि कैसे कैसे चीज़ें हमारी होती हैं, कैसे कैसे नहीं होती हैं। तो एक्यूटीज डिसेबिलिटी, बिहेविंग प्रॉपरली विद अ पर्सन डिसेबल लाइक वी डू टू एनी अदर नॉर्मल पर्सन। तो हम जैसे बिहेव नॉर्मल पर्सन के साथ करते हैं, वैसे इनके साथ भी हमें प्रोफेशनल बिहेवियर रखना पड़ता है और नॉर्मल रखना पड़ता है। डिसेबिलिटी ऑल्सो नॉट ओनली इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ डिसेबल पर्सन, बट दे ऑल्सो मेक द पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट, सो दैट दे ही लीड टू नॉर्मल रिस्पेक्टेड लाइफ लाइक अदर पीपल। हमें उनके साथ ना ऐसा नहीं करना है कि हमने जैसे उनको, अगर हमने नॉर्मल बिहेव किया उनके साथ, एबनॉर्मल बिहेव नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो उनको मोटिवेट करेगा कि भैया मैं भी कर सकता हूँ, देखो मेरे को इस पर्सन ने ऐसा बोला, तो मैं वो चीज़ अगली बार से खुद से करूँ या खुद हो। तो आपने मोटिवेट करना है उनको, ये चीज़ आपने देखनी है उनमें। तो it is a set of guideline dealing with the how to approach a person with disability। तो हमें पहले ये भी सीखना पड़ता है कि हमें क्या कैसे अप्रोच करना है एक डिसेबल पर्सन के साथ, और कैसे हमें पता लगाना है उसका। So before understanding disability equity, it is important to understand that a person with disability come in contact, and they should not understand what that the person with disability need any help or support। तो हमें ये सबसे पहले देखना है कि भैया उस पर्सन को पर्टिकुलर को सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो हमें उस चीज़ का कम्बिनेशन एक बना के चलना है, क्योंकि कई बार जैसे मैंने बोला था ना, टच करने वालों को बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। वो हमें चीज़ समझनी पड़ती है और कहीं ना कहीं हिट इन करती है इस चीज़ में। When they should understand, so adults with disability want to be treated as independent person. People with disability are the best judge of what they can or cannot do. One of the avoid physical contact with the person whose disability unlessly ask for you। तो ये बात, ये एंड में यही चीज़ लिखी है कि अगर जब तक वो हेल्प ना मांगे तब तक उसकी हेल्प ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं उसे लगता हो कि आप टच कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बदल जाएगी, उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा उसमें। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है उस चीज़ में। आगे देखेंगे, टू गेट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट, टैप द पर्सन इन शोल्डर एंड वेव हैंड while introducing yourself to the person with visualize impairment। Always start your name while leaving a person with visualizing impairment. Always make sure that he or she need to anything before you leave। never press the body weight on hand। देखिए अब इन चीज़ों में है जो, अब वो चीज़ों जिनको टचिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको आप दूर से हेलो करके भी, आप वेव करके भी उनको बोल सकते हैं कि हाय कैसे हो। और जो मतलब जो देख नहीं पाते उनको आप टैप कर सकते हैं शोल्डर में, और आप उनको बता सकते हैं हाथ टच करके कि आप कैसे हैं। मतलब जो ये उनको सुन तो पाते हैं आप, वो अगर आप उनको बुलाना है तो, बट जो टच नहीं कर पाते आप उनको टच नहीं करेंगे दूर से आप, और जो मतलब बोल नहीं सकते उनके आप साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं, या आप उनको आप इशारों में समझा सकते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि आपने कैसे डील करना है। आपके बुक में देखना पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके दिया होगा ये चीज़, कि आपको कैसे 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 बिहेवियर अपना रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखिए इन चीज़ों के मतलब वो भी है कि आपको, ये टाइप के लोग होते हैं जो अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि हमें हेल्प नहीं चाहिए,
तो इनका अनवांटेड हेल्प करेंगे तो इनको लगेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ लाइफ में। तो आपने ये भी नहीं करना है, आपने बिल्कुल अच्छे से इनके साथ बिहेव करना है। तो फॉर द व्हील चेयर कंज्यूमर, तो व्हील चेयर में जो लोग होते हैं तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है हमने। डू नॉट टच और मूव एनी पर्सन सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर। अब वो आपने नहीं करना है कि आपने व्हील चेयर में कोई पर्सन पर्टिकुलर बैठा हुआ है उसको आपने यहाँ वहाँ धक्का दे देना है। तो वाइल टॉकिंग टू ए पर्सन कीप योर बॉडी लो एंड बी इन फ्रंट ऑन इज आई लेवल। तो आपने अब अगर उनके साथ बैठे हो तो आपने खड़े होकर उनके साथ नहीं बात करना ताकि उसको फील हो आप बहुत ज़्यादा वो हैं या फिर कुछ। आप उसका नॉर्मली बैठ के बात कर सकते हैं या फिर आप कहीं चेयर ला सकते हैं, उसके आई कांटेक्ट नॉर्मल रखिए ताकि उसको फील हो कि वो भी एक टाइप में नॉर्मल ही है। अब वो कहीं ना कहीं से डिसेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ कुछ वही हो चुका है। तो आप नॉर्मल बिहेव करके भी उसकी मतलब मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं। अब कहीं हो सकता है एक्सीडेंट में भी हो सकता है, व्हील चेयर में आ सकते हैं। तो वो चीज़ें हमें बिल्कुल सोच समझ के चलनी है। रिमूव ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ द पर्सन ऑफ व्हील चेयर। आप उनके जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उनके बीच में जो रुकावट आ रही है उनको आप पार कर सकते हैं, आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं उनको करने में। तो व्हील चेयर चेंजिंग द पोजिशन इन व्हील चेयर ऑफ व्हील चेयर। तो व्हील चेयर की पोजिशन आपको अगर उनको उठा के कहीं दूसरी जगह रखना है और व्हील चेयर को साफ करना है या फिर कुछ भी उनको चीज़ करना है तो आप उसमें मेक श्योर यू आर यूजिंग सपोर्ट एक्सेसरी। उसमें आपको प्रॉपर ऐसा नहीं कि आपने उठाना है उनको और रख देना है, आपको प्रॉपर एक्सेसरी लानी पड़ती है। जैसे कई बार आप उनको उठा नहीं सकते इस वे में, कईयों को ऑपरेशन हुआ होता है तो उसमें भी हमें कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ऑपरेशन चीज़ हर्ट ना हो जाए, ये चीज़ें भी हमें इसमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। इफ़ ए पर्सन इन अ व्हील चेयर फील्स अनकम्फर्टेबल देन ऑफर हेल्प। वो अगर उनको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है जैसे कि इसमें पॉइंट में बताया डू नॉट हैंग ऑन द व्हील चेयर, उसमें लटकना नहीं है हमें भैया। जैसे बच्चे करते हैं क्या करते हैं लटकना स्टार्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो बोलेंगे नहीं बट उनको फील होगा। स्पीच डिफ़िकल्टी, तो अब ये जो उनको स्पीच में डिफ़िकल्टी आती है अब उनके साथ कैसे आप उनके साथ बिहेवियर कर सकते हैं। तो विदाउट एनी हरी हियर आउट द पर्सन पेशेंटली। हमने क्या करना है उनकी पहले प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से सुन लेनी है या जो बताना चाह रहे हैं वो अच्छे से सुनना है, हमें जल्दी नहीं करनी उनकी बात सुन के अपनी बात रख दो भैया, तो उससे वो कहीं ना हर्ट होंगे। तो मैं ट्राई टू रीड बॉडी लैंग्वेज एंड लिप सिंक्रोनाइज। कहीं ना कहीं से वो बहुत कम बोलेंगे आपके सामने तो हमें बॉडी लैंग्वेज से समझना है कि आप बोलने की क्या ट्राई कर रहे हैं और लिप सुन के पढ़ने की कोशिश करनी है कि अच्छा ये चीज़ वो मांग रहे हैं या चीज़ बोल रहे हैं। तो डू नॉट मेक फेक ऑकवर्ड फेस। उनके सामने हमें ऑकवर्ड फेस नहीं करा बनाने, जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या ऐसे करके हम बोल देते हैं फेस बना के क्या बोल दिया इसने, तो वो चीज़ हमने नहीं करनी है उनके सामने, हमें अवॉइड करना है, हमें नॉर्मल बिहेव करना है उनके सामने। उनको इस चीज़ में डिसऑर्डर में नहीं कन्वर्ट करना है, उनको और स्ट्रेस में नहीं करना है उनको। इफ़ देयर इज़ एनी ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग देन प्रोवाइड इनफ टाइम फॉर अ पर्सन टू एक्सप्लेन। उसको टाइम दो, उसको समझने के लिए टाइम दो। उसको समझाने नहीं आ रहा है तो उसको और बोलो कि क्या बोल रहे हो आप समझाओ। आप उनको एग्जाम्पल आप पूछना नहीं है उन्हें बट आपने एक ऐसे गोल मोल घुमा के पूछने की ट्राई करनी है उनसे कि बोलना क्या चाहते हो। यूज शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर वाइल कम्युनिकेशन। आप उनसे बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स में छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछिए और छोटे छोटे आंसर उनसे पता करने की कोशिश कीजिए। नोइंग इफ ए पर्सन इज सेइंग देम रॉन्ग देन अवॉइड कंफर्टेशनल विद द पर्सन। अगर वो आपको गलत बता रहा है तो फिर आप उनके साथ छोड़ दीजिए, आप उनको राइट करने की जगह, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको हिट कर सकती है। तो आप अवॉइड कर सकते हैं ये चीज़ भी। और ए पर्सन फॉर हियरिंग लॉस, अब जो सुन नहीं सकता उसके साथ हमारा बिहेवियर कैसे रहेगा। वाइल मीटिंग अवे विश विश विद फ्लावर, आप उसको फूल देके आप उसको ग्रीटिंग कर सकते हैं। ऑलवेज ऑफर हेल्प टू एंड सपोर्ट एक्सेसरीज, focus on things that one time। if a person using hearing aids does not mean he is able to hear। कभी कभी उसने सुनने वाली मशीन लगाई है तो फिर वो जरूरी नहीं सुन नहीं सकता है, कई कई बार वो कभी कभी सेल ख़त्म होने की वजह से या फिर इन प्रॉपर अब वो फिट नहीं हुई हो या फिर तो उनको सुन नहीं पाते हैं वो तब भी। तो हमें उनसे प्रॉपरली इफ इफ वन कुड नॉट कन्वे वाइल टॉकिंग राइट राइट इट डाउन। हाँ आप उनको लिख के भी बता सकते हैं क्योंकि उनको अगर उनको समझ नहीं आ रहा, टैप ऑन देयर शोल्डर, हमें उनको शोल्डर में टैप करके बताना है कि हाँ जी मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। इफ़ वन कुड नॉट, मैनी पीपल आर एबल टू रीड फेस एंड बॉडी लैंग्वेज सो सम टॉक मेक यूज़ फेशियल विजुअल प्रॉपरली। कहीं कहीं क्या करते हैं अपनी आपकी लिपसिंग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि जो डिसऑर्डर उनको हुआ होता है अगर वो बचपन से वो चीज़ उनको विजुअलाइजिंग या सिंक्रोनाइजिंग वो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनको वो चीज़ डेवलप हो जाती है कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट वे से। तो वो चीज़ें लिपसिंग आपके पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं अपना लैंग्वेज आपकी वर्डिंग स्लो रखो ताकि वो पढ़ पाएँ। ऑलवेज होल्ड हैंड जेंटली ऑफ द पर्सन विद विजन लॉस। अब विजन लॉस के बारे में हम बात करेंगे। विजन लॉस वालों के साथ आपको जेंटली बिहेव करना है। बिहेव नॉर्मली, डू नॉट गेट कंफ्यूज इन वर्ड यूजिंग लाइक
with a person. Normally, these people use Brazil language, but if they can understand other language, then their conversation is another also. People having pencil and option when meeting the person and vision loss. तो हमें जो विजन लॉस वाले पर्सन होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा हमें जो है मतलब नॉर्मल वे में बात करनी पड़ती है। अगर आप उनके हैंडशेक भी कर रहे हैं तो आप उनका हैंडशेक ज़्यादा ज़ोर से मत प्रेस करिए, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, उनको पता लग जाता है, उनके ईयर्स जो हियरिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है। आप उनको नॉर्मली कुछ बोलेंगे वो उनको समझ आती है, इफ उनको समझ नहीं आ रहा कुछ तो आप उनको एक प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश कीजिए कि ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम आगे चलेंगे। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये अब हाँ हमारी आ गई एडवांटेजेस कि हम क्यों स्पेशल नीड्स के साथ ये चीज़ करें तो हमें अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। फिजिकली मेंटल सोशल वर्क प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट स्टीम एफिशिएंसी डेवलपमेंट। देखिए हम उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ तो ग्रोथ हो रही है, फिजिकल ग्रोथ तो हो रही है, प्लस साथ में उनका ग्रोथ हो रहा है। इन चीज़ों की वजह से मेंटल हेल्थ भी इनकी इम्प्रूव होने में हेल्प हो सकती है। तो हमें कहीं ना कहीं से हमें ये चीज़ भी जाननी है कि भैया ये भी होता है, प्लस साथ में उनका डिसिप्लिन भी इस चीज़ से बन रहा है जो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इस चीज़ से, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी हिट करती है इस चीज़ों में। तो हम ये चीज़ देखेंगे अब कि क्या क्या होते हैं उनके डिसिप्लिन वगैरह वगैरह। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ तो स्ट्रेटजीज मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं उनसे कि उनको इस चीज़ में फील हो जाए। तो the various strategies or ways by which physical activities can be made accessible for the children with special need are following: inclusive classroom. So it means the development of education law in such as way that student with special need get education with the normal classroom along with the other children so that they accept the society. अब इनको हम अगर नॉर्मल, अब जैसे हम क्लासरूम में क्या करते हैं, कभी कभी व्हील चेयर वाला पर्सन होता है, हम उसके साथ अलग बिहेवियर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं अपने आप को गिरा लो फील करेगा। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल सोसाइटी उसको समझाने के लिए नॉर्मल स्कूल्स में उसको एडमिशन करवा के उसको ये करा सकते हैं कि आप भी नॉर्मल हो, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। तो हमें ये क्लासरूम से स्टार्ट करना पड़ता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, it refer to creating device tool or equipment that help children with special need to participate and learn activities like beggar balls, ball with bell attached to string। ये टाइप की जो हम एक्टिविटीज़ या टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं जो उनको मतलब हेल्प करे। अब जैसे मैं टेक्नोलॉजीज़ में बात कर लूँ, अगर किसका मतलब अगर पैर डेवलपमेंट नहीं है, लेग उसकी डेवलप नहीं हो, तो आर्टिफिशियल एक लेग लगा सकता है वो, जिसमें उसको हमें वो अब नॉर्मल फील नहीं करवाना है, उसको नॉर्मल फील करवाना है। तो ये सोसाइटी में ही हाथ में है सारा जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला। So adaptive physical education, depending on the student's disability, is separate adaptive class and or modification within a game, change and rule and game। अब जैसे मान लीजिए अब उसको नॉर्मल हम कोई गेम खिलवा रहे हैं तो वो क्या कर सकता है कि नॉर्मल गेम में चेंज हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए हम जिस टाइप की डिसेबिलिटी उस टाइप के उसको रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज करके उसको नॉर्मल लोगों के साथ खिला सकते हैं वो चीज़। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं उनको एक बूस्टअप करेगी, मोटिवेट करेगी और वो चीज़ बड़ा इफेक्ट करेगी। Creating specific environment, students with special need can be provided with a special play area, special requirement and needed by them. Loud music, gun light and often cannot be tolerated by the children, so that a natural light should be there। अब इन लोग के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम बाहर जाके ग्राउंड में कोई सेंसिटिव है वो बाहर जाके नहीं खेल सकता, तो हम उनके लिए स्पेशल एक एरिया बनाएंगे जिसमें वो अपनी मतलब एक्टिविटीज़ कर पाएँ और मतलब उन इंक्लूड हो सके उनमें। जैसे कईयों को सेंसरी डिफ्लिक्ट होता है, उनको लाउड म्यूज़िक पसंद नहीं है, तो उनके लिए हम लाउड लो म्यूज़िक एरिया हम बनाएंगे जहाँ पे लाउड डिस्टर्बेंस ना हो। तो वही इस पॉइंट का मतलब है। पॉजिटिव बिहेवियर इन फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, टीचर शुड शो पॉजिटिव बिहेवियर एंड हेल्थी इंटरेक्शन एंड प्रिवेंट नेगेटिव बिहेवियर। दिस मेथड इज प्रिवेंट टीच reinforce। This means classroom material taught through positive interaction and lesson reform the referring the back on the behavior of the। देखिए फिजिकल एजुकेशन अगर हम अपनी बात कर लें फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की, जो आप आगे जाके फर्दर बनने वाले हैं, जो आप बच्चे आगे जाके बनने वाले हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, आप
उनके साथ एक तो आपने नॉर्मल इंटरेक्शन रखनी है, कोई आपने हाइपर उनके साथ नहीं होना है ज़्यादा, उनको ज़्यादा फील नहीं करवाना है, कुछ उनके साथ ऐसी अन एक्टिविटीज़ नहीं करनी जो उनको कहीं ना कहीं फील हो जाए। आपने नॉर्मल और एक हेल्थी रिलेशन बना के रखना है और नॉर्मल बात करनी है, आपने समझना है उनकी नीड्स क्या है, क्या उनके साथ में। फोकस ऑन क्रिएटिव गेम्स इंस्टेड ऑफ कम्पिटेटिव गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज, द स्ट्रेटेजी टू डेवलप क्रिएटिव गेम्स, the team building and cooperation, prevent unnecessary competition and boost up the confidence of the student। तो हमने कहीं ना कहीं क्रिएटिव गेम का आइडिया सोचना है जो कि वो इन्वॉल्व हो सकें और उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें थोड़ी हो, जो एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में उनकी हेल्प करेगी, ताकि वो भी उन टीम्स मतलब उनका सोचे मतलब कि इसका पर्टिकुलर पर्सन का भी हमारे टीम में बहुत महत्व है, तो ये भी हम एक्टिविटीज़ उनको करवा सकते हैं। accommodation and modification, since the individual need of the children with special needs are different, it is essential for the children to modify teaching strategies or order to accommodate the children with the disability, therefore the concern। अब उनके पास हमें accommodation भी रखनी है, ये कि उनके स्कूल आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर उनको बसेस हमने जो प्रोवाइड की हुई है स्कूल में या फिर जहाँ भी उनको ले जाने आने के लिए, वो चीज़ प्रॉपर हमने ध्यान में रखनी है। उनकी पूरी जो ट्रैवलिंग या फिर मॉडिफिकेशन स्कूल के अंदर हमने मॉडिफाई करना है, उनको कोई उनको फील नहीं करवाना है कि आप डिफरेंट पर्सन हैं, कि आपको किसी की हेल्प ही चाहिए होगी, वो अपने आप भी आ सकें। प्रोफेशनल कोर्स, डेवलपिंग मोर प्रोफेशनल कोर्सेज एंड टीचर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर दिस टीचिंग फिजिकल एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इन इन नीड के लिए हमें एक स्पेशल नीड प्रोग्राम सर्टिफिकेट होता है, वो करना पड़ता है कंडक्ट, जिसमें हमें सिखाया जाता है कि हम कैसे प्रॉपरली बिहेव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ। तो वही बात इन्हें इस पॉइंट में कही है। तो अभी हमने सारे अपने टॉपिक जो हैं हमने ख़त्म कर लिए हैं हमने। हम देखेंगे ज़रा स्टार्टिंग में जाके हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या हमने स्टार्ट किया था। तो हमने जो है हमने इस कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 10 लेसन नंबर 2 था आपका, तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर कंप्लीट कर लिया। डिसेबिलिटी टाइप्स कॉज क्या होते हैं, नेचर के डिसऑर्डर के कर लिए, कैसा बिहेवियर रखना चाहिए था हमें वो कर लिया, एडवांटेज क्या होते हैं इन एक्टिविटीज़ की जो स्पेशल नीड में होते हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इनका क्या होता है आप देखेंगे, इन पर्सन के पर्टिकुलर बिहेव करने के लिए एक सर्टिफिकेशन आता है, जिसको आप करके आप अलग अलग एक्टिविटीज़ आप टीचर्स बन सकते हैं इन लोग के लिए। तो इनके भी एक अलग से टीचर्स होते हैं। अब नॉर्मल भी आप टीचर कर सकते हैं, बट उनमें क्या रहता है हमें कहीं कहीं बार पता नहीं होता है कैसे बिहेव करना है। तो इन सर्टिफिकेशन में आपको पर्टिकुलर सिखाया जाता है कि क्या क्या आप करें क्या क्या ना करें, तो वो हम सीखते हैं। तो हमने जो है अपना जो फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 10 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फिजिकल विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाला, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनका कैसे हम बिहेव करके करके हम अपना वो कर सकते हैं। तो हमने कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर नंबर 10। तो हम मिलेंगे फिर से, चलिए जय हिंद। अभी